एक बहुत बड़ा एक्शन लिया था जो सुर्खियों में आया था, और वो था जो बिल्कुल ये सवाल पूछूंगा मैं, क्योंकि कई लोगों ने बोला है कि ये सवाल आपसे ज़रूर पूछना। वो था आर्यन खान को अरेस्ट करने का। बॉलीवुड के सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को आपने क्रूज से गिरफ्तार किया था, और बस उस गिरफ्तारी के बाद ढेर सारे सवाल उठने शुरू हो गए थे। 1-2 दिन तक तो ये चला, सवाल उठने हो गए थे जिस तरह से आपने गिरफ्तारी की थी और जो इन्वेस्टिगेशन हुई थी उसको लेकर। हाँ, ये जो आपके लिए बड़ा होगा, लेकिन शायद मेरे करियर का ये सबसे छोटा केस है। आपके लिए जो बोले क्वांटम से भी, और तो सिर्फ मीडिया के लिए बड़ा होगा, या फिर पता नहीं मेरे जो एडवर्सरीज होंगे या जो मेरे लिए अच्छी भावनाएं नहीं रखते उनके लिए होगा, लेकिन मेरे लिए तो अभी भी ये सबसे छोटा केस है। दूसरी बात है कि वो टाइम पे एक्शन जो रूल के हिसाब से है, जो कायदे के हिसाब से, और जो संविधान कहता है उसी हिसाब से एक्शन किया हूँ। बाकी की चीज़ें जैसे मैंने आपसे कहा है कि न्यायालय में है, वेट कीजिए उस चीज़ का। नहीं, इम्प्लीमेंट करने के बाद है। अच्छा, ये पकड़ा, ये ऑपरेशन कैसे हुआ था ये बताइए, क्रूज वाला ऑपरेशन कैसे? अरविंद भाई, मैं सच में क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मैं ये नहीं चाहता हूँ कि मेरे जो प्रेमी हैं, मेरे से जो प्रेम करते हैं, वो मेरा ही ये क्लिप लेके मुझे थोड़ी न्यायिक तकलीफ हो जाएगी अगर ऑपरेशन के बारे में तो बता सकते हैं, कैसे इनपुट मिला? देखिए, इस केस के संदर्भ में नहीं, लेकिन जनरली मैं आपको एक नॉर्मल एज एन ऑफिसर जनरली जो कैसे थिंग्स होता है उस बारे में आपको एक थोड़ा सा लाइट दे सकता हूँ, कीपिंग माय कोड ऑफ कंडक्ट इंटैक्ट। इसमें जनरली बहुत अलग अलग प्रकार से भी, कोई भी केस में अलग अलग प्रकार से इंफॉर्मेशन, आपका खुद का इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है। अगर आप काम करते हैं तो अपने आप ही बहुत 100 इन्फॉर्मर आपके पास में आते हैं कि हम अगर इन्फॉर्मेशन देंगे तो उसका 100% रिजल्ट मिलता है, कॉम्प्रोमाइज़ होता नहीं है, भय नहीं होता है। तो इसके लिए कॉन्फिडेंशियल उनकी भी इंफॉर्मेशन रहती है, तो इसके लिए आ जाते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मर्स आते हैं। तो वैसे जनरली एक इन्फॉर्मेशन रजिस्टर होती है, उसके बाद में टीम की प्लानिंग होती है। टीम की प्लानिंग के बाद में फिर ऑलरेडी के इनोसेंट लोगों को तकलीफ ना दिया जाए, तो इसके लिए पहले स्टडी भी किया जाता है इस चीज़ को। ऐसा नहीं कि कोई अगर आपको बोल दे तो तुरंत टीम निकल जाती है, रवाना हो जाती है, जैसा आप देखते होंगे, वैसा नहीं होता है। उसमें काफ़ी रिसर्च होता है, काफ़ी स्टडी होता है, काफ़ी पेपर वर्क होता है, फॉर्मेलिटीज़ होती है। उसके बाद में फिर फाइनली कंफर्म होने के बाद में एक्शन किया जाता है। एक्शन के बाद में अगर आपको कोई वायलेशन लगती है, कि अगर सपोज कस्टम एक्ट का वायलेशन है, या फिर आईपीसी का वायलेशन है, यूएपी एक्ट का या एनडीपीएस एक्ट का वायलेशन है, तो फिर आप बेसिकली इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, स्टेटमेंट रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद फिर आपके सीनियर्स या फिर लीगल ओपिनियन लेने के बाद में फिर बाद में आप जो कानूनी कार्रवाई होती, लीगल अरेस्ट होता है, कोर्ट में लेके जाना होता है, वो सब। आपने बोला कि ये सबसे छोटा केस था, मैंने आर्यन खान वाली बात करी, क्योंकि बहुत छोटी क्वांटिटी थी। तो क्या ऐसा भी होता है कि जब छोटी क्वांटिटी थी तो आदमी को रिलीफ मिल जाता है कि अरेस्ट नहीं करना है? अरविंद भाई देखिए, अगर आप अगेन ये केस के बारे में मैं नहीं बात करूंगा, लेकिन अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है कि लोगों को ज़्यादा इस बारे में नॉलेज नहीं है, तो आपके माध्यम से मैं लोगों को प्लीज़ ये संदेशा पहुंचाना चाहूँगा कि हमारे एनडीपीएस एक्ट में, एनडीपीएस एक्ट जहाँ पर कंजम्पशन भी एक क्राइम है, लेना भी एक, ड्रग कंजम्पशन भी एक क्राइम है। अगर आपके पास में अलग अलग प्रकार के ड्रग्स होते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, कोकेन, हेरोइन, एमडी, मेफेड्रोन, एलएसडी, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग कंजम्पशन का क्वांटिटी है। इंटरमीडिएट यानी नॉर्मल क्वांटिटी का है, और हाई क्वालिटी यानी हाई क्वांटिटी यानी कमर्शियल क्वांटिटी का, अलग अलग ड्रग्स के अलग अलग क्वांटिटी है। तो अगर आपके पास में मैक्सिमम कमर्शियल क्वांटिटी का ड्रग्स मिलता है तो उसकी सज़ा 20 साल होती है। अगर आपको मिडिल यानी इंटरमीडिएट क्वांटिटी सीज होता है तो आपको 10 साल की सज़ा और 1 लाख फाइन होता है। अगर आपके पास में स्मॉल क्वांटिटी यानी कंज्यूमर क्वांटिटी अगर वो होता है तो उसके लिए 10,000 का फाइन और 1 साल जुर्माना की प्रावधान है उसका। तो एनडीपीएस एक्ट में वो चाहे स्मॉल हो, मीडियम हो, सबके लिए सज़ा है। तो जब सज़ा है, जब इट इज़ प्रोहिबिटेड, व्हेन इट इज़ रेगुलेटेड, तो क्यों हम एक्शन ना लें उस पर? सेकेंड बात, अगर कंजम्पशन है तो कंज्यूमर्स को जनरली हम एक क्रिमिनल की तरह नहीं देखते, उन्हें दे आर इल पीपल, जो बीमार होते हैं, जिनको रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत होती है।
कायदा भी ये कहता है कि उन्हें आप पहले जो लीगल कार्रवाई वो कीजिए और उसके बाद उनको रिहैबिलिटेशन में आप भेजिए। तो हम उन्हें एक्शन लेने के बाद में हमारा मेजर फोकस होता है उनको रिहैब करना, रिहैबिलिटेशन सेंटर डाल के वापस सोसाइटी में लाना। लेकिन इट इज़ अ क्राइम, स्टिल इट इज़ अ क्राइम प्रोहिबिटेड अंडर एनडीपीएस एक्ट। तो मैं उस पर एक्शन क्यों ना लूँ? तो आर्यन खान का मतलब अगर ये बात की जाए कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड था तो वो भी एक विक्टिम के तौर पर आप देखते हैं? देखिए, मैं उनके बारे में फिर से कुछ नहीं कहना चाहूँगा, उस व्यक्ति वो केस के बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। लेकिन अगर कोई व्यक्ति कंज्यूमर क्वांटिटी या स्मॉल क्वांटिटी के साथ पकड़ा जाता है तो देयर इज़ अ सेक्शन 27 ऑफ द एनडीपीएस एक्ट जहां पर कानूनी कार्रवाई होती है और उसके बाद उसे एक मौका दिया जाता है आफ्टर कानूनी कार्रवाई। सेक्शन 64 है एनडीपीएस एक्ट का कि उसे एक रिहैबिलिटेशन का भी मौका देने की कोशिश करते हैं। यह मीथ है कि इजराइल एक मिलिट्री सुपर पावर है और जब ईरान के पास न्यूक्लियर बम होगा तो सऊदी अरब बोलेगा कि मुझको चांद लाके दो। तो भारत कितने दिन तक रुका रहेगा? क्या भारत कोई साफ स्टैंड लेगा नहीं? औरंगजेब मत बनिए ना बाकी मसलों में। नहीं, कुछ तो हम कहेंगे मत ना। बोलिए ना कि पापा वार रुकवा दी। भारत से ऐसे सामान जाएगा सीधे यूरोप, यूरोप से सामान आएगा सीधे इंडिया। लेकिन किसी ने उस नक्शे को गौर से नहीं देखा। वो नक्शा गाजा से होकर गुजरता है। एक समय ऐसा भी था जब अर्जेंटीना में बनाने की कोशिश की यहूदी स्टेट। मेडागास्कर में भी तो बात निकलेगी तो दूर तक लग जाएगी।